नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को BPSC 67th CDPO को लेकर प्रैक्टिस टेस्ट का डिस्कशन कर रहा हूं। यह सेट श्योर सक्सेस कोचिंग का मैराथन टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1350 AD, 1498 AD, 1530 AD, 1612 AD। इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1498 AD। दोस्तों वास्को डी गामा 90 दिन का समुद्री यात्रा किया था और इसे अब्दुल मुनीफ नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक किया था जिसके मदद से 1498 में वो पहुंच गया था कालीकट बंदरगाह पे। आइए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर सेकंड होगा सी होगा अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आंसर है अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा था, अल्बुकर्क था, बार्थोलोम्यू डियाज था या जॉर्ज ऑक्सडन था या उपरोक्त में से कोई नहीं था। दोस्तों इसका आंसर बी नंबर होगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है अंजी द्वीप, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में या ऑप्शन ई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी कोचीन में। हुगली का बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने और या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों पुर्तगालियों ने। हुगली का बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, अंगियार, मेराल्ड अंगियार, बिलियस नेरीस। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा जॉब चार्नॉक। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जॉब चार्नॉक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने, डच ने, डेनिश ने। क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डच ने। डच ही आया था जिसने ज्वाइंट कैपिटल कंपनी खोला था, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया था डच वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा अकबर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस वक्त हमारे यहाँ मतलब मुगल सम्राट अकबर ही थे। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो ऑप्शन अकबर हो जाएगा। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
सर्वप्रथम 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ध्यान दीजिएगा, 1617 ईस्वी के बारे में पूछ रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सूरत। 1613 में दोस्तों सूरत में, ध्यान दीजिएगा एकदम कंप्लीट रूप से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो बक्सर की लड़ाई, प्लासी की युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, की ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? जानते हैं दोस्तों कि बीपीएससी में अब से ऑप्शन नंबर ई भी पूछा जाता है, जिसमें उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन सही हो गया तब भी ई ऑप्शन पे आएगा, या फिर चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं होगा तब भी हम लोगों को ई ऑप्शन पे ही लाना होगा आंसर। एनीवे, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? दोस्तों पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया, स्टार्ट फेज बोल रहा है, कंप्लीट नहीं बोल रहा है, स्टार्ट फेज। तो जो दोस्तों स्टार्ट फेज किस युद्ध के बाद हुआ था? तो स्टार्ट फेज दोस्तों प्लासी का ही युद्ध हुआ था, जब सिराजुद्दौला से बिना लड़ाई किए हुए ही सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों माना जाता है ऑप्शन नंबर सी को, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में और मौत 1774 में हुआ था दोस्तों। और आप लोग को बता दूं 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या किया था, सुसाइड कर लिया था दोस्तों। और इसे ही रॉबर्ट क्लाइव को ही हम लोग अंग्रेज से उत्पन्न स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला गया था। स्वर्ग का उत्पन्न सेना नायक इसी को बोला गया था। और एक बात और बता दूं दोस्तों, पीछे वाले सवाल में प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसका एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है। वो हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, कासिम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा कासिम, मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। अब वहाँ पे पिछले सवाल में पिछले एक दो प्रश्न पहले पूछा गया था दोस्तों कि स्टार्ट कब किया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अब स्टेबल कब हो गया, मतलब कौन सा युद्ध ऐसा लड़ा जिससे अंग्रेज वालों ने इंडिया पे अपना प्रभुत्व एकदम से संस्थापित कर लिया। अंग्रेज ने भारत से कौन सा निर्णायक ऐसा युद्ध था? ऐसा निर्णायक युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, पांडीवास का युद्ध था, पानीपत का था तीसरा युद्ध था, या ई ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों एकदम बिना कुछ सोचे समझे बक्सर का युद्ध बताएंगे, और ये हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त दिल्ली के शासक कौन हुआ करते थे? तो उस वक्त शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। इंग्लैंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, तो ये तो मैं ऑलरेडी हम आपको डिस्कस ही कर दिए हैं कि बक्सर का युद्ध अभी अभी तो डिस्कस किया। निर्णायक सैन्य सफलता, देखिए हुआ क्या है, प्लासी का जब युद्ध लड़ा जा रहा था ना तो वहाँ पे छल कपट हुआ था, मतलब षड्यंत्र किए गए थे। उसमें क्या हुआ था? षड्यंत्र किया गया था। उस प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र हुआ था। लेकिन अगर बक्सर की युद्ध की बात किया जाए ना तो यहाँ वाकई अंग्रेजों ने लड़ाई किया था। हमारे मुगल सम्राट और अवध के सम्राट
और ये जो यहाँ से भाग कर गए थे बंगाल के नवाब से, उन तीनों को ना संयुक्त रूप से उन तीनों की सेना को हराए थे अंग्रेज वाले, और वो भी लड़ाई करके। तो लेकिन प्लासी के युद्ध में लड़ाई हुआ ही नहीं था दोस्तों, एक बार भी एक एक कुछ भी लड़ाई नहीं हुआ था। इसलिए बोला जा रहा है कि निर्णायक सैन्य सफलता, यहाँ मैंने सैन्य की ताकत पे बिना षड्यंत्र के कौन सा युद्ध जीता, तो वो था बक्सर का युद्ध। तो अब शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया हो आप लोगों को, जो अभी कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? अभी पिछले क्वेश्चन में देखे दोस्तों कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब कह रहा है तो जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो संधियां भी होगा। तो जब 1765 में संधि हुआ तो जो बंगाल का दीवानी था किसे प्रदान किया गया? तो 17 नंबर का ऑप्शन जो दिया हुआ है, बंगाल के नवाब में, कि मुगल सम्राट ने, कि इंग्लैंड के शासक, कि अफगान के राजा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा मुगल सम्राट ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। यही मुगल सम्राट ने संधि के तहत इंडियन कंपनी को कहा कि ठीक है जी, आप ना बंगाल का दीवानी ले लो, क्योंकि आप ये मत भूलिएगा कि जो बंगाल अभी भी मुगल सम्राट के ही अंडर में हुआ करता था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, स्वतंत्र तो हो गए थे, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुगल सम्राट को ही मुगल सम्राट को ही भारत के लिए मुगल सम्राट ही भारत के लिए मुगल सम्राट ही भारत के केंद्र के रूप में जाना जाता था बिफोर ब्रिटिश इंडिया। तो देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मोहम्मद रजा खान। जो इलाहाबाद का संधि हो गया ख़त्म, उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव तो पूरे देश में तो थोड़ी ना शासन कर सकता है, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया मोहम्मद रजा खान को। किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, कुकी, खासी, टिपरा के कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा खासी। खासी एक जनजाति है, खासी पर्वत पे ही, जो कि मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में खासी, गारो, खासी, जयंतिया है। गारो, खासी और एक जयंतिया भी पर्वत है। इन तीनों पे रहने वाले जनजाति को ही गारो, खासी और जयंतिया आदिवासी बोलते हैं। तो इसी खासी जनजाति के संपर्क में 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित थे? सुकरचकिया, अहुलुवालिया, संगवालिया, रामगढ़िया। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सुकरचकिया। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया से। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। इसका राइट ऑप्शन लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमान शाह से, मोहम्मद शाह से, शेर अली से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाह शुजा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो शाह शुजा से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह को युद्ध में उनकी एक आंख घायल हो गई थी, जिसके वजह से उनकी रोशनी चली गई। उसके बाद ही महाराजा रंजीत सिंह ने इसी के बारे में बोलते हुए बोला कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। हैदर अली कौन सा ब्रिटिश जनरल है जिसको हैदर अली ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? किसको हराया?
कैप्टन पॉपहेम को, कि सर आयरकुट को, कि सर हेक्टर मुनरो को, कि जनरल गोडर्ड को। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सर आयरकुट को। सर आयरकुट को दोस्तों हैदर अली ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को, भाई सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था। अभी मैं थोड़ा कुछ गलत बोल रहा था, लेकिन आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था दोस्तों? तो वो हराया था पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1799 में। 1799 में दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। एंग्लो मैसूर युद्ध में, जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता था उसी समय 1799 में इसकी हत्या कर दी जाती है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, कि हेनरी लॉरेंस से, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको बंगाल में किसने समाप्त किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स पे ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, पर ये जीत गया था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स ही जीत गया था, माफ़ कर दिया गया था इसको। फिर भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? जो भारत में जो न्यायिक संगठन देखते हैं इसकी स्थापना किसने किया? लॉर्ड गेयो ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड एटली ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने ही न्यायिक संगठन की स्थापना किया था। तो आइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है जरा बताइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है वो इंडिया में ही मरा था, इसलिए इसका कब्र वाराणसी में है। सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है इस पर कुछ डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद इसका आंसर जो है वो गाजीपुर में होना चाहिए। एनीवे, सर के जो मतलब जो श्योर सक्सेस का कोचिंग का जो ऑप्शन आंसर की है उसमें वाराणसी दिया है, लेकिन मुझे इसमें डाउट है, आप एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे। मेरे तरफ से अगर इसका आंसर लेना चाहते हैं तो आप लोग गाजीपुर में टिक कर सकते हैं। 1802 के बेसिन की संधि, 1802 में दोस्तों एक बेसिन की संधि हुई थी, उसमें हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था? 1802 दोस्तों, यही 1802 में अंग्रेज और बाजीराव के बीच में बाजीराव दो के बीच में संधि हुआ था, बसिन की संधि। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और बता देता हूँ। ये जो अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच हुआ था संधि, वो 31 दिसंबर 1802 को हुआ था ये संधि, ये आप याद रखेंगे। और
और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बताता हूँ। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ध्यान दीजिए, सहायक संधि किसने चालू किया था? बेलेजली ने। पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव। अभी आपने जो 1802 में ऊपर में देखे हैं ये क्वेश्चन, ये उसी वाला है कि पहला पेशवा बाजीराव। अब ध्यान से सुनना, पेशवा बाजीराव ने कब किया था? तो 1802 में सहायक संधि का स्वीकार किया था। ये जो भोसले देख रहे हैं ना, भोसले, इन्होंने 1803 में सहायक संधि स्वीकार किया था। और ये सिंधिया भी 1803 में ही मतलब कि सहायक संधि को स्वीकार किया। इनके अलावा एक होलकर मराठा थे। उन्होंने 1805 ईस्वी में स्वीकार किया था। और जो गायकवाड़ थे उन्होंने 1804 में स्वीकार किया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। पेशवा बाजीराव ने 1802, भोसले और सिंधिया ने, इन दोनों ने 1803, और गायकवाड़ ने 1804 और होलकर मराठा ने 1805 में सहायक संधि का मतलब किया था, संधि पर हस्ताक्षर। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित हुई? तो ऊपर में ही बताया था, लॉर्ड वेलेजली। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप एक दो क्वेश्चन याद रखिएगा। ये जो वेलेजली था वो गवर्नर बन के इंडिया में 1798 में आया था और 1805 में हुआ था। इसके ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में मैंने जब टीपू सुल्तान की मौत 1799 में बताया तो पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मौत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो बताएंगे लॉर्ड वेलेजली। अब सहायक संधि का जन्मदाता भी यही है, अभी अभी मैंने बताया। एक बात और याद रखना, ये सहायक संधि ब्रिटिश वाले ने जब शासन करने लगा तब वेलेजली के द्वारा चलाया गया। लेकिन एक और फ्रांसिस के गवर्नर थे, मार्किस डुप्लेक्स। सबसे पहले जो अगर कोई पूछा जाए सहायक संधि का जनक, तो आप इसे टिक करना। अगर पूछे कि सहायक संधि का कौन था जनक, अगर ये पूछा जाए कि सहायक संधि का कौन था जनक, तो बताना है आपको डुप्ले। लेकिन अगर पूछे ब्रिटिश शासन में तो बताना है वेलेजली। डुप्ले कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे। निम्नलिखित में से सहायक संधि की थी निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं को किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंदौर के होलकर। इसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके हुआ था वह है किसके, सॉरी, बस सिंपली इतना बता दीजिए कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, बस यही सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका बता दीजिए लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान दीजिए, एक था बारेन हेस्टिंग्स और एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये दोनों ही अलग अलग प्राणी हैं। यही वो बारेन हेस्टिंग्स थे जिन पे महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं जिनके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो ये कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? भाई ये भी बताने की बात है, ये तो दुनिया जानता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बम्बई और थाने के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? भाई ये तो जाहिर सी बात है, यह तो आपको पता होगा कि डलहौजी के टाइम पे, लेकिन सब डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था। लेकिन सवाल किया जा रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम, कंपनी पूछा जा रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की, उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यही वो कंपनी है जिसने रेल यात्रा प्रारंभ किया था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो 42 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? डलहौजी के समय ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो
तो 43 का आंसर बताइए क्या होगा। 43 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था। किसने पढ़कर सुनाया था दोस्तों। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने ही 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र हुआ था जिसको इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। फिर से क्वेश्चन सुनिए। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा 1858 की सामग्री की घोषणा ने। 1858 की सामग्री की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। इस्तमरारी। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, इसका एकदम से राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इस्तमरारी कब किया गया था, तो 22 मार्च 1793 को। कब किया गया था, 22 मार्च 1793 को। कब किया गया था, 22 मार्च 1793 को इस्तमरारी किया गया था। इसको इस्तेमरारी भी बोलते हैं और इसको अस्थाई बंदोबस्त भी। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब देखिए सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, ये तो बात आपको पता है। कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रैयतवारी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो कौन से हैं, तो रैयतवारी से हैं दोस्तों। और ये भी 1792 में ही हुआ था और मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में इसकी शुरुआत हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 48 नंबर। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त में कौन, ये तो अभी बताया ना दोस्तों, कौन रहा आप ही बताइए। सी मुनरो, इसका आंसर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने निकास की, एक्चुअली यहाँ पे धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। यहाँ पर गलती से लिखा गया है धन निष्कासन होगा, धन निष्कासन। तो इसका आराम से बिना कुछ सोचे समझे बना दीजिए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति था घिनौनी है, ऐसा किसने विचार किया था, तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। जो भारत का हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, उसका मुख्य तात्कालिक कारण अगर क्या हुआ था तो पूछे तो बता दीजिएगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ही हुआ था। ऐसा माना जाता था कि जो इनफील्ड राइफल था उसमें गाय का चर्बी और सुअर के चर्बी का कारतूस बनाए जाते थे, जिससे दोनों ही धर्म के लिए, मुख्य रूप से जो हिंदू और मुस्लिम के धर्म थे उन दोनों के लिए ही मतलब कुछ गलत था, इसीलिए तात्कालिक कारण के रूप में यही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। जो 1857 की क्रांति हुई सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मेरठ। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ध्यान देने वाली बात शुरू दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का नेता था, तो इसका आंसर है दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 को क्रांति का केंद्र नहीं था।
जयपुर कौन राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो जयपुर, जो कि 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला कौन था? तो शहादत खान था। ये तो एकदम आराम से आप देखे करते हैं। माखल चतुर्वेदी जो हैं ये कोई राइटर थे, और चंद्रशेखर आज़ाद ये 1900 के बाद आए थे, ये भी नहीं थे। तो कौन थे 1857 के टाइम पे? शहादत खान। तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? तो उधम सिंह का संबंध नहीं था। उधम सिंह का संबंध नहीं था। जबकि बेगम हजारत महल लखनऊ से संबंधित था, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, मौलवी अहमदुल्ला भी संबंधित थे ही। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। कीट संवर्धन क्या है? अब यहाँ से हम लोग मतलब कि साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम लोग ने हिस्ट्री खत्म कर लिया, अब हम लोग साइंस देखते हैं। तो कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है दोस्तों? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऐसे इसका इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज इंसेक्ट इनरिचमेंट? तो साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिक और विचरण। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिका और विचरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख वर्ष पूर्व। 2 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पे जीव का उद्गम हुआ है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क ने। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णन। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन। प्राकृतिक वर्णन को अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? ये दोस्तों एक जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोपेट्रिक्स कौन है? क्या है? तो जुरैसिक युग का, ये युग नहीं युग है का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन कहाँ वर्गीकृत किए जाते हैं? किस में आते हैं डॉल्फिन? तो स्तनी में आते हैं। एम्फीबिया क्या बताता है दोस्तों? तो ये बताता है जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाला पशु। एम्फीबियन तो जानबे करते हैं, उभयचर जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं। मटर पौधा शाक है। मटर पौधा क्या है? शाक है। शाक का अंग्रेजी क्या होता है? भेजिटा। तना काठ आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काठ आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। किसके लिए? गन्ना के लिए। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? शुष्क पुष्प कली। पादप कली है। पादप कली क्या है दोस्तों? तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। जीवन चक्र
की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं क्या कहलाते हैं? सी फाइट। हैलोफाइट वो सब पौधे होते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती है, ये तो सबको जानते हैं, मछली जल की प्राणी है, जीवन उसका पानी है। तो आप पूछ रहा है ये कि जब जल से बाहर निकाल ली जाती है मछलियाँ तो मर आखिर क्यों जाती है वह? तो वे सांस नहीं ले पाते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन से। मेंडल का आनुवांशिकता किस सिद्धांत पे? लैंगिक जनन से। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में जो इतना अत्यधिक विविधता देखते हैं वो किस पे है? उत्परिवर्तन। जैसे अभी हम लोग का कोविड-19 चल रहा है यानी कोरोना, तो इसमें भी हम लोग इसी वजह से निजात नहीं पा रहे हैं क्योंकि म्यूटेशन उसमें हो रहा है। और कोरोना में म्यूटेशन हाई मतलब उसका म्यूटेशन का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए अत्यधिक विविधता का कारण जीवों में क्या है? तो म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु हो जाता है तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल तो बोला गया है 20 वर्ष, लेकिन आप इसे समझ लो वयस्क। बता रहा है कि आप वयस्क होने पे मानव की हड्डियों की संख्या क्या होगी। तो अब आप बता सकते हैं आराम से कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 206। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां बोले तो हड्डी 28। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? मनुष्य का जो जीवन काल होता है तो इसमें कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? एक जिसको दूध का दांत बोलते हैं और फिर जो इसको टूटने के बाद जो नए आ जाते हैं, तो कितने दूध के दांत टूटते हैं, यही सवाल बस किया जा रहा है। तो इस ऑप्शन हो जाएगा 4। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 4 दांत। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो कशेरुकी रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचर की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचर, एक्चुअली ये निषेचर नहीं निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा अंडवाहिनी में। ये अंडवाहिनी दोस्तों इसी को शायद फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ओविडक्ट, सॉरी ओविडक्ट इसी को बोला जाता है। तो इस ओविडक्ट में ही निषेचन का क्रिया होता है। निषेचन का क्रिया बोले तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। कोई वयस्क मनुष्य है वो भी हेल्दी, उसके रक्त का कुल परिमाप क्या होता है दोस्तों? कुल परिमाप से यहाँ का मतलब हो जाएगा टोटल पेरीमीटर। हाँ, तो परिमाप देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का मापक यंत्र, ये तो बहुत ही अच्छे जानते हैं, स्फिग्नोमीटर। रक्त दाब ब्लड प्रेशर का मापने वाला यंत्र। रक्त वर्ग सर्वदातिका जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ओ ए बी। तो जानते करते हैं आंसर ऑप्शन ओ। ओ को ही यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। ओ को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिससे खून का शुद्धिकरण किया जाता है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ये जो ब्रीक बोले तो किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1200 सीसी बस याद रखिए। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है
कौन? तो एंजाइम। तो 90 का निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण करता है, तभी तो वो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है उपचयन की क्रिया के बाद। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है प्रकाश संश्लेषण? तो केवल दिन में अथवा रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे मैंने मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पौधे दिन में भी लेते हैं और रात में भी लेते हैं, और कुछ पौधे सिर्फ दिन में ही एक्चुअली में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने वाला प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो न्यूक्लियस में। प्रकाश संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। प्रकाश संश्लेषण, ये तो शायद गलत दिया हुआ है, इसको क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। एक्चुअली सर के ऑप्शन में जो सही आंसर दिया है न्यूक्लियस दिया है, लेकिन न्यूक्लियस दोस्तों होगा नहीं, होगा क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन कोबाल्ट वाला B12 होता है, B12 को ही कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा में होती है, किस में होती है दोस्तों? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी होने से मधुमेह होता है? मधुमेह का मतलब ये हुआ डायबिटीज। डायबिटीज किसकी कमी से डायबिटीज होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH। देखिए, निरीशंस प्राणी कौन सा है? निरीशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्हेल ही है निरीशंस प्राणी। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, अब यहाँ से करंट अफेयर्स आ गया। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोवस्की फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब, ध्यान दीजिएगा 2020 का खिताब है ये, तो किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोवस्की। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ इस टाइप का जो करंट अफेयर्स होंगे, खासकर करंट अफेयर्स में मैं बोल रहा हूँ, जो भी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक सर्वेस होंगे, और जो बजट्स का सेशन है जो 2021 वाला में आया था बजट सेशन, ये सब क्वेश्चन को आप इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 67th और CDPO का डेट एग्ज़ाम का डेट कभी और था, वो अब चेंज हो गया है। और जब चेंज हो जाने की वजह से कुछ पुराने करंट अफेयर जो होंगे वो शायद अब ना पूछे जाएं, क्योंकि इस फरवरी में हम लोगों को नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो हम लोग इसको छोड़ के, कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को छोड़ के हम लोग पूरी की पूरी स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे। इवन करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी देखते होंगे करंट अफेयर बहुत पुराना पूछता है, इस केस में ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पुराना पूछा तो ये सबसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब है, यहाँ कन्फ्यूज मत करना। 2021 में जो हुआ था उसको भी देख लेना, और जो 2020 में एग्ज़ाम होने से पहले अगर फीफा मेंस प्लेयर हुआ तो आप एक बार चेक कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाली बात नहीं है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसको चेंजिंग होने वाली बात नहीं है, तो आप इस टाइप के करंट अफेयर्स को रट्टा लगा लेना। 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो IPPB ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। दोस्तों ये सब भी याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे, ठीक है। देश के पहले
कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कैलाश मानसरोवर भवन, इसे तो याद ही रखना, इसको गाजियाबाद में, आंसर गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? व्यापार सुगमता सूचकांक 2020, ध्यान दो, फिर से ये इंडेक्स आ गया होगा, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 का है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही चलते का प्रयास करना। फिलहाल इसमें 2020 में न्यूजीलैंड हुआ था। आगे बढ़ जाता हूँ। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बोल रहा है, फिर से ध्यान देना इस सब बात को, मैं अभी डेडिकेट करते जा रहा हूँ। लेब्रोन जेम्स, भाई मैं छोड़ दूंगा ये सब। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। किस संगठन ने, फिर से देखना 2020 का ही है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यूएनईपी को ही चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार में घोषित किया गया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा? दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में। डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, देखो 2020 फिर से है, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हेमंत कुमार को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्काई रोज का आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। स्काई रोज किसके साथ? फ्रांस के साथ। किस अभिनेता को नॉर्वे देश के मानवतावादी पुरस्कार 2020, देखो कोई अभिनेता है जिनको नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020, दोस्तों ध्यान देना, ये सब बार बार बोल रहा हूँ, सोनू सूद, अभी के लिए तो बस पढ़ लो कुछ, लेकिन जब ये 2021 वाला पढ़ के जाना, इसलिए करंट अफेयर पे दोस्तों करंट अफेयर पे ध्यान देना, करंट अफेयर को 2020 वाला को इग्नोर करके ही चलना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी महासंघ के जारी 2020 के रैंकिंग में पुरुष हॉकी टीम के शीर्ष पर रही है, कौन रही है? तो 113 का ए ऑप्शन, बेल्जियम। कौन रही था? बेल्जियम। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक किसके, ध्यान दो 19वां बैठक बोल रहा है, तो किसके अध्यक्षता में हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एम वेंकैया नायडू के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? तो एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में। तो यूनेस्को के सहयोग से दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा दोस्तों? तो किया जाएगा ये रंजीत सिंह के को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि बोल अदुल्योदेज कौन थे? भूमि बोल अदुल्योदेज कौन थे जिनका जन्मदिन 5 दिसंबर को विश्व मसदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है, विश्व मसदा डे, एनीवे देख लो क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा थाईलैंड के राजा। दोस्तों मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ, कुछ खास नहीं है। मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को को विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कौन सा शहर है जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल किया है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? ब्रेक डांस को किस नाम से जाना जाएगा? बस इतना ही याद रखो, ओलंपिक में हिप हिप के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है, यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब क्या बोलूँ, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत, इसी नाम पे 16 दिसंबर के नाम पे ही एक मूवी आई है, इस मूवी को देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रह जाएगा ये क्वेश्चन। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की है, इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है, इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो 63वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान पुरस्कार किया? नरेंद्र मोदी को दिया गया है, किस देश ने दिया है? तो ये ऑप्शन याद रखना है, अमेरिका ने दिया है, अमेरिका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए छठे
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। हाल ही में संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य क्या था? तो युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। हाल ही के दिनों में चर्चा रहा ब्लू फ्लैग, ये तो जरूर बढ़िया से कर लेना। प्रमाणन क्या है? ये नया पुराना कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने इस दशक की अपनी वनडे टीम का कप्तान किसे चुना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। कौन कप्तान, किसे कप्तान चुना गया? तो धोनी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य के डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया? कौन से राज्य को प्रदान किया? तो बिहार को। कौन सा पुरस्कार? डिजिटल इंडिया पुरस्कार। डिजिटल इंडिया पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, केरल। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? हरियाणा ने। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेश गोयनका को सीएमओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? एजुथाचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो पॉल जाचारिया। एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दिनेश कात्रे। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? केरल में। मिनी ट्रेन कहाँ? तो केरल में। अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू किया है? अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? केरल। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? केरल। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? तो रियलमी। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने? अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने? लॉयड ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल तिरुपति के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? खाद्य तेल के करीना कपूर। खाद्य तेल का तिरुपति के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है? कौन था? तो काइली जेनर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट निकाली थी। किसने गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो पोल सीन टबा ने। किसने गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो पोल सीन टबा ने। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आरसीपी सिंह ने। जनता दल यूनाइटेड। दोस्तों इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैथ के क्वेश्चन हैं, इसे मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन आए, बना सकते हैं तो बनाकर आंसर कमेंट में मैसेज कर लें। तो मैं इसका ऑप्शंस छोड़ देता हूँ आप लोगों पे।